Hello everyone. Today I will discuss the topic kinetic theory of gases, that is KTG, right? As this chapter provides you the complete behavior of gases, but we are completely concentrated towards the ideal gases. As real gases are not in the syllabus, real gases के कुछ क्वेश्चंस एडवांस से पूछा आता है, अदरवाइज जेडब्ल्यू में से रियल गैसेस हटाया गया है और आइडियल गैसेस पे क्वेश्चन पूछा आता है। आइडियल गैस इक्वेशन में पता होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, राइट? तो लेकिन यहाँ गैस कांस्टेंट वाली इक्वेशन नहीं यूज करते हैं एंड नंबर ऑफ मोल्स नहीं यूज करते हैं, वी स्टडी विद द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो पीवी इज इक्वल टू एन के टी, दैट इज के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सो हियर वी स्टडी अबाउट द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। डिफरेंट कांस्टेंट है, कुछ नहीं है, उसको आर बाई एन कर दिया गया है, तो एक नया कांस्टेंट डिराइव हो गया है, राइट? सो हियर वी स्टडी अबाउट द बिहेवियर ऑफ गैसेस, इन दैट वी see the any gas can behave ideally. We can assume it ideal if the temperature is very high, because intermolecular space बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से। तो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, क्योंकि लो प्रेशर पे भी क्या होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ जाता है ना, राइट? तो हमें आइडियली बिहेव कराने के लिए किसी भी गैसेस को दो कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं, दैट इज योर high temperature and the low pressure, right? So if you know any person or any student who is preparing for JEE or NEET, right, just share this channel and hit the subscribe button, so anyone who is studying definitely will improve his performance, as this channel is completely dedicated for the problem solving. क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि तुम नोट्स बना लोगे, तुम थ्योरीज पढ़ लोगे, लेकिन तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तुम क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं करोगे ना, तो हियर आई एम ऑलवेज डिस्कसिंग अबाउट द हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट? तो दिस इज द प्रॉब्लम। अगर तुम प्रॉब्लम सॉल्व करने लग गए तो तुम्हारा एग्जाम बन जाएगा, राइट? सो द क्वेश्चन इज अबाउट मीन फ्री पाथ। ओके, तो मीन फ्री पाथ में क्या हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता होता है, और मीन फ्री पाथ होता क्या है? तो टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टू सक्सेसिव कोलिजन, दैट इज द मीन फ्री पाथ। तो इसका फॉर्मूला होता है, ये प्रोपोर्शनलिटी से निकाला गया है और लास्ट में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, राइट? तो दिस फॉर्मूला इज 1/√2 पाई डी स्क्वायर एनवी। तो एनवी इज द नंबर डेंसिटी। तो नंबर डेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, राइट? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, करेक्ट? तो अगर हमारे पास एनवी है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें, क्योंकि मुझे यहाँ पे नंबर डेंसिटी गिवन नहीं है, मुझे डायमीटर तो गिवन है लेकिन नंबर डेंसिटी नहीं गिवन है, प्रेशर गिवन है, तो आई कैन कन्वर्ट इट विद द इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एन के टी। तो के यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, के भी लिख लो। तो यहाँ से अगर एन बाई वी निकालोगे तो यू विल गेट पी बाई के टी, राइट? तो नंबर डेंसिटी को बस रिप्लेस कर दो किससे, P बाई के टी से। तो मैं डायरेक्टली फिर से यहाँ पे लिख देती हूँ। तो एनबी को अगर P बाई के टी लिखेंगे तो न्यूमरेटर में हो जाएगा के बी इंटू टी अपॉन √2 पाई डी स्क्वायर पी, क्योंकि मैंने एनबी को क्या लिखा है, P बाई के टी, करेक्ट? अब इसके कुछ नहीं करना है, सारा डेटा गिवन है, उसको बस पुट करना है, आंसर आ जाएगा, राइट? तो अगर मैं डायरेक्टली पुट करती हूँ, देखो यहाँ पे कैसे पुट करते हैं, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 हो गया। टेम्परेचर मुझे गिवन है 41, तो 41 को केल्विन में कर लो, 314 हो गया, एंड दिस इज √2 पाई इज 3.14 एंड डी स्क्वायर। तो डी इज द डायमीटर आपको गिवन है, दैट इज 5 इंटू 10⁻10। तो इसका स्क्वायर करना है तो मैं डायरेक्टली स्क्वायर लिख देती हूँ। तो 5 इंटू 10⁻10 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इंटू 10⁻20 एंड प्रेशर इज 1.38 इंटू 10⁵। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है, यू विल गेट योर आंसर। सो 1.38 एंड 1.38 कैंसिल हो गया, यहां से 3.14 इसको हटाएंगे तो ये बन जाएगा 100, राइट? और अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ से 10⁻23 है, तो ये इंटू 100 करेंगे तो 10⁻21 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में 10⁻21 रह रहा है और डिनोमिनेटर में 25√2 आ रहा है, 25√2 और 10⁻20 प्लस 5, इट विल बिकम 10⁻15, 10⁻15। तो -15 जाएगा तो यहाँ पे +15 हो जाएगा, तो इट विल बिकम -6, -21 + 15, 10⁻6। तो 10⁻6 अपॉन 25√2,
अब आंसर अगर हम मैच करें तो देखो न्यूमरेटर में दिया हुआ है, तो एक काम करो 10 की पावर -8 यानी कि 10 की पावर -6 को तुम लिख सकते हो 100 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन 25√2। तो 25 4 जा 100, तो यहाँ पे आ रहा है 4/√2। तो 4/√2 को अगर रैशनलाइज करो तो 4/√2 इंटू 10 की पावर -6 आ रहा है, -8 आ रहा है। 4/√2 इंटू 10 की पावर -8 आ रहा है। तो 4/√2 को अगर रैशनलाइज करोगे तो you will get 2 and 2 2 4, that means 2√2 into 10 raised to power -8, so the answer will be B part. तो it's all about calculation, how you can calculate very fast। तो तुम्हें इसको फटाफट से बस प्रैक्टिस करना है, राइट। तो थ्योरी पढ़ना एक पार्ट है, क्वेश्चन सॉल्व करना एक अलग बात है। यू हैव लिमिटेड टाइम, राइट। तो उसको पढ़ो, एक बार में पढ़ो, फिर क्वेश्चंस लगाओ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a gas of certain mass filled in a closed cylinder at a pressure 3.23 kilopascal। तो देखो जब हम मल्टीपल क्वेश्चंस लगाते हो तो तुम्हें पता चल जाता है कहाँ क्या यूनिट दी हुई है, राइट। तो उस हिसाब से आंसर निकलता है। हैज टेम्परेचर, तो जब इतना किलो पास्कल प्रेशर है तो 50 डिग्री टेम्परेचर है, राइट। एंड द गैस इज नाउ हीटेड टू डबल इट्स टेम्परेचर। तो अगली बारी क्या हो रहा है ना कि टेम्परेचर को डबल कर दे रहे हो, टेम्परेचर हो जा रहा है 100। तो जब टेम्परेचर डबल होगा तो न्यू प्रेशर क्या होगा, दे आर आस्किंग, राइट। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट, देखो वॉल्यूम इज कांस्टेंट लिखा भी है, तो हमें पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से इफ द वॉल्यूम इज कांस्टेंट देन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो देखो ये क्लास 9th का आईसीएससी का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन बन गया है। तो T1 अपॉन T2, राइट। तो प्रेशर हमारे पास 3.23 किलो पास्कल में दिया है, तो आंसर भी किलो पास्कल में ही आ जाएगा। मैं इसको इसी में लिख देती हूँ। तो दिस इज 3.23, P2 निकालना है एंड T1 अपॉन T2 अगर करें तो ये देखो केल्विन में पुट करना पड़ेगा। तो 273 प्लस 50, सो 323, सो जस्ट 323। और अगर टेम्परेचर डबल हो रहा है यानी कि टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जा रहा है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में करोगे तो 273 प्लस 100 विल गिव यू 373, राइट। तो यहां से बस P2 कैलकुलेट कर लो बाई क्रॉस करके, तो इट विल बिकम 3.23 इंटू 373 अपॉन 323। बस मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, मैं कैलकुलेटर यूज कर रही हूँ। 3.23 इंटू 373 डिवाइडेड बाई 323, तो दिस इज 3.73। तो 3.73 देखो किलो पास्कल में आ रहा है, लेकिन आंसर ये पास्कल में पूछ रहा है, तो 373 विल बी योर आंसर। कैलकुलेशन सही किया मैंने, 373 तो नहीं आना चाहिए। एक सेकंड, ये ठीक है क्या? ये 373 था। अच्छा 323 यहाँ से तुम निकाल ही सकते थे। ओके, यहाँ से क्या होगा, 00 हो जाएगा और यहाँ पे 323 कट जाएगा। ओके ओके ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/100 यानी कि 3.73 यानी कि 373 पास्कल विल बी योर आंसर, राइट। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा था। तो दिस इज काइंड ऑफ स्कोरिंग चैप्टर। अगर तुम्हें फॉर्मुलेस पता है, और लास्ट में फॉर्मुलेस दे भी दूंगी लिस्ट में कि कौन कौन से फॉर्मुले तुम्हें ध्यान होने चाहिए, राइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर 2 बॉक्सेस कंटेनिंग आइडियल गैसेस A and B such that their temperature, pressure and number densities are same। ध्यान देना, नंबर डेंसिटीज जो मैंने कहा था NV सेम है। द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ A, मॉलिक्यूलर साइज का मतलब हो गया डायमीटर। तो क्या कह रहा है, इसको नोट कर लो, डायमीटर ऑफ A इज हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ B, राइट। तो जो डेटा गिवन है उसको केयरफुली रीड करना होता है ना। और मास ऑफ मॉलिक्यूल A इज 4 टाइम्स द B, यानी कि मास ऑफ A इज 4 टाइम्स मास ऑफ B, राइट। इफ द कोलिजन फ्रीक्वेंसी, हमें गैस B की पता है तो गैस A की कैलकुलेट करनी है। तो देखो यहाँ पे कोलिजन फ्रीक्वेंसी का देखो, अगर तुम्हें फॉर्मूला भूल भी गया, तुम्हें नहीं याद है, तब भी तुम निकाल सकते हो। अगर तुम्हें प्रोपोर्शनैलिटी याद है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीजें कांस्टेंट दी है, अगर तुम प्रोपोर्शनैलिटी से भी निकालना चाहो, क्योंकि तुम्हें फ्रीक्वेंसी का इतना तो पता ही होता है कि फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, राइट। और टाइम को यू कैन राइट डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो गया, वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ क्या मतलब डिस्टेंस का मतलब ये इसका मीन फ्री पाथ हो गया, है ना। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड हमारे पास एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी लैम्डा की मुझे पता है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने वी की बात की, प्रोपोर्शनैलिटी देखी थी, तो इस वाले क्वेश्चन में भी तुमने देखा था कि जो लैम्डा था दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, क्योंकि नंबर डेंसिटी कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है, तो जो लैम्डा होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर होता है, राइट। तो अगर मैं सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी से इसको सॉल्व करूं, फॉर्मूला अगर तुम्हें नहीं याद है, मैं तुम्हें तब भी बता रही हूँ कि तुम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। जो मीन फ्री पाथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/d स्क्वायर के,
राइट, ये मीन फ्री पाथ होता है। और अगर हम वेलोसिटी की बात करें, एवरेज वेलोसिटी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास होती है, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 8 RT/m होती है, राइट। लास्ट में फॉर्मूले भी दिए हुए हैं, लेकिन हमें ये पता होता है कि स्क्वायर रूट ऑफ मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी को पुट कर दूं तो v आ रहा है √m, तो √m डिनोमिनेटर में आ जाएगा और लैम्डा आ रहा है d²। तो ये जो फ्रीक्वेंसी की मेरी प्रोपोर्शनलिटी बन गई वो d²/√m की बनी है, राइट। तो अब यहां से डायरेक्टली तुम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, राइट। तुम क्या लिख सकते हो यहां से, अगर FA/FB क्या लिख सकते हो यहां से, DA²/dB² इनटू, अगर मैं रूट में लिखूं तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये आएगा MB/MA, करेक्ट। क्योंकि देखो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा है मैंने, और जो डायमीटर है उसके स्क्वायर के भी यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, अगर मुझे कोलिजन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता होता तो तुम्हें ये डायरेक्टली पता होता कि d²/√m के प्रोपोर्शनल आता है। अब कुछ नहीं करना है, ये डेटा गिवन था उसको बस पुट कर दो। तो DA/dB की वैल्यू क्या दी है, 1/2। तो यहाँ पे 1/2 पुट करोगे तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और अंडर रूट ऑफ MA/MB पुट करोगे, यहाँ पे क्या आएगा, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, मैंने डायरेक्टली दिया यहाँ पे मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, तो यहाँ पे MB/MA होगा। देखो ये मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो MB/MA होगा। तो यहाँ से अगर MB/MA लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/4, राइट। तो 1/2 का स्क्वायर इज 1/4, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 1/2, और 1/4 इंटू 1/2 इज 1/8। तो ये वैल्यू आ गई मेरी 1/8। अब इसमें ध्यान दो, तुम्हें FB गिवन, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ द गैस B इज 32 इंटू 10⁻18। तो इसको यहाँ पुट करो, FA आ जाए, राइट। तो FA/FB, तो यहाँ से मुझे FA चाहिए, तो FA इज इक्वल टू FB टाइम्स या FB/8 हो जाएगा। तो बस इसको 8 से डिवाइड करना है, तो 32 इंटू 10⁻18/8। तो 8 4 जाओ 32, तो 4 इंटू 10⁻18, तो 10⁻8। आई थिंक यहाँ कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे 10⁻8 होगा, राइट। तो क्योंकि या फिर यहाँ पे 8 होगा तो यहाँ 18 होगा, तो कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है या फिर क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे 10⁻8 होना चाहिए या फिर यहाँ 10⁻18 होना चाहिए। तो आंसर विल बी 4 इंटू 10⁻8, करेक्ट, राइट। तो क्वेश्चन में आपको बस प्रोपोर्शनलिटी निकालनी अगर आती है तो तुम क्वेश्चंस बना लोगे। ओके, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा उसने अच्छा पूछा था, थोड़ा सा मैं बोलूंगी एडवांस लेवल का पूछ लिया है ना मेंस में। तो कोई पेपर का सेट डिफिकल्ट आता है, कोई मुश्किल आता है, तो कोशिश ये होती है कि एटलीस्ट आसान क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए, मुश्किल क्वेश्चन कोई किसी से नहीं होगा क्योंकि ये तो कंपटीशन है, तो वहां पे तुम्हारा इतना लॉस नहीं है। लेकिन जो आसान, उसका कट ऑफ भी कम जाता है, राइट। तो इजी पेपर आता है उसका कट ऑफ भी हाई जाता है, राइट। तो ये हमें हाईएस्ट मार्क्स नहीं वो करना है, यहाँ पे क्या है कि आपको कट ऑफ कितना जा रहा है उसके हिसाब से पेपर डिफिकल्ट है या नहीं, वो सब चीजें अपने आप मैनेज होती है। तो जितना हो सके क्वेश्चंस आपके इजी क्वेश्चंस तो बिल्कुल नहीं छूटने चाहिए, राइट। और ये क्वेश्चन भी है, तो अगर तुमको थोड़ा सा बेसिक्स अगर क्लियर है, रोटेशन का इंटीग्रेशन अगर आता है, नीट के बच्चों को थोड़ी मुश्किल होती है, मैथमेटिक्स जहाँ आ जाती है, लेकिन मैथ्स का बच्चा तो कर ही सकता है, इफ यू आर फ्रॉम PCM तो तुम कर सकते हो, राइट। तो क्वेश्चन इज सिलिंड्रिकल ट्यूब है, यहाँ पे AB लेंथ है, देखो मैं एक्सप्लेन करूंगी, ध्यान से समझना। क्वेश्चन आसान है अगर तुम उसका कॉन्सेप्ट समझ जाओ। यहाँ पे क्या है कि एक रॉड है, उसको ऐसे रोटेट करा है, सिलिंड्रिकल ट्यूब टाइप का है ना। अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ भी ले लो, A ले लो, और ये इस तरीके से क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। कंटेनिंग एन आइडियल गैस, 1 मोल गैस है, मॉलिक्यूलर मास M, ट्यूब इज रोटेटेड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो मुझे पता है कि अगर कोई चीज ओमेगा से रोटेट होती है इस तरीके से, तो वहां पे एक सर्कुलर मोशन टाइप का होगा, तो उसका जो एक्सीलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, वो ओमेगा स्क्वायर R होता है, राइट। और वहां से हम फोर्स वगैरह निकाल सकते हैं। तो फोर्स निकालने का एक तरीका होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, और दूसरा तरीका प्रेशर के टर्म में होता है फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, राइट। सो आई विल यूज बोथ द थिंग्स एंड दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू AB passing through the edge and A as shown in the figure. तो PA and PB are the pressures at this end, यानी कि इस एंड पे तुम्हें प्रेशर दिया है PA और यहाँ प्रेशर दिया है PB, राइट। PA PB आर द प्रेशर। तो हमें फाइंड क्या करना है, अच्छा PA PB में रिलेशन फाइंड करना है, ऑप्शंस के हिसाब से देखना है कि PA PB में क्या रिलेशन है, करेक्ट। तो एक काम करेंगे कि एक जनरल इक्वेशन बना लेते हैं और उसको इंटीग्रेट कर देंगे, राइट। तो जनरल इक्वेशन जब भी बनानी होती है तो क्या किया जाता है कि एक स्ट्रिप ले लिया, इसमें क्या करते हैं, हम एक स्ट्रिप ले लेते हैं, उसकी लेंथ हो गई dx और उसका मास कितना हो गया dm। तो dm मास ले लिया और डिस्टेंस हमने dx ले ली। तो अब यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा वो कितना लगेगा, इधर से P, इधर से P प्लस dp, तो यहाँ पे प्रेशर भी कितना लगेगा dp, राइट। तो इस पे प्रेशर लगेगा इतना, और
एरिया तो कहीं चेंज हो नहीं रहा, तो एरिया तो वही है, तो मैंने स्मॉल स्ट्रिप ली है, इसका भी एरिया ए ही है, बस प्रेशर इस पे डीपी लग रहा है, और ये यहाँ से सपोज कर लो कि एक्स डिस्टेंस पे है। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगी यहाँ से यहाँ तक, राइट, तो इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ एल दे रखी है, तो चलो ठीक है, इसको ओरिजिन मान लो, तो 0 से एल तक इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, तो हो जाएगा। तो मैं इक्वेशन किस पे बनाऊंगी, फोर्स में, राइट। तो हम फोर्स में इक्वेशन बनाएंगे, तो फोर्स क्या होता है, अगर मैं डायरेक्टली लिखूं समझने की कोशिश करना, फोर्स को लिखते हैं प्रेशर इंटू एरिया, तो मैं फोर्स को इक्वेट कर रही हूँ। तो अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं तो इसमें प्रेशर कितना है, डीपी, और एरिया है ए, राइट। और अगर ये घूम रही है तो इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, तो फोर्स को अगर मैं इसको मास इनटू एक्सीलरेशन लिखूं, तो मास इसमें मुझे इसका कितना दिया है, तो अगर मैं स्ट्रिप का मास ले रही हूं तो वो डीएम हो जाएगा, और एक्सीलरेशन क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन मैंने कहा था, अगर ओमेगा के टर्म में लिखो तो ये ओमेगा स्क्वायर आर होता है, तो मैंने यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे लिया है, तो ये हो जाएगा एक्सीलरेशन हो जाएगा मेरे पास ओमेगा स्क्वायर एक्स, करेक्ट। तो बस ये लिख लिया तो आधी चीजें हो जाती हैं, ठीक। तो इसके बाद क्या करना है, ये जो डीएम मास है, मास को लिख लो, मास को तुम क्या लिख सकते हो, डेंसिटी हमारे पास होता है मास बाई वॉल्यूम, ठीक है, तो मास को हम वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख सकते हैं, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम को हम लोग एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं, वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ, तो मैंने मास को लिखा है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैं लिख दे रही हूँ एरिया इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है इसकी, dx। यही तरीका होता है, समझो ध्यान से, क्योंकि जो मैंने ए अपने मन से पैरामीटर लिया था ना, वो कैंसिल ही हो जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ए हर जगह सेम रह रहा है, तो मैंने इसको भी कहीं ना कहीं से ए में ही कन्वर्ट कर लिया। अब ध्यान देना, रो भी मुझे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो रो को भी मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो क्या हम रो को प्रेशर के टर्म में लिख सकते हैं, यस, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन होती है, अगर मैं यहाँ पे बताऊं थोड़ा सा, लाइक इधर बनाती हूँ कि पीवी इज इक्वल टू आरटी होती है, अगर मैं वन मोल की बात करूँ, को वन मोल कह भी रहा है, तो पीवी इज इक्वल टू आरटी होती है। तो प्रेशर को मैं चाह रही हूँ डेंसिटी के टर्म में लिखा है, कि डेंसिटी को प्रेशर के टर्म में, तो यहां से अगर हम लिखें वॉल्यूम को मास बाई डेंसिटी लिख देते हैं, मास बाई डेंसिटी, तो यहां से डेंसिटी की वैल्यू क्या आ जाती है, डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी पीएम बाई आरटी, राइट। तो डेंसिटी को हम प्रेशर के टर्म में लिख सकते हैं पीएम बाई आरटी, तो वही काम यहाँ पे कर देते हैं, डेंसिटी को प्रेशर के टर्म में लिख देते हैं। प्रेशर के टर्म में लिखने का फायदा क्या है ना, कि इधर डीपी बन रहा है तो आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, तो यहाँ पे ये रो हो गया, और डेंसिटी को अच्छा मैं लिख रही थी, तो डेंसिटी को हम लिख सकते हैं पीएम बाई आरटी, ध्यान देना, है ना। तो बाकी क्या बचा यहाँ पे, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, और ये एक्स डीएक्स, एक्स ये है और डीएक्स ये है, राइट। तो ओमेगा स्क्वायर एक्स डीएक्स, और ये है हमारा डीपी, करेक्ट। तो अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो डीपी अपॉन पी वेरिएबल सेपरेशन से क्या करते हो, सेम वेरिएबल को सेम साइड ले आओ, राइट। तो अगर मैं यहां से अगर इसको देखूं, तो यहां से बन जाएगा मेरे पास dp अपॉन p इज इक्वल टू p बाई आर टी ओमेगा स्क्वायर, और यहां से आ रहा है x dx, राइट, दैट इज x dx। तो x dx वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, इसको इंटीग्रेट कर लो। x क्या मैंने लिया था, लेंथ था, तो x dx को हम 0 से l तक इंटीग्रेट कर सकते हैं, और यहाँ पे इसको pa से pb, क्योंकि a से b ही हमारे पास प्रेशर था, अगर ध्यान दो जो क्वेश्चन दिया था इसमें a से b, तो अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता है, क्योंकि dp अपॉन p का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, ln p होता है। और अगर मैं इसको क्या लिख दूं यहाँ से, ln p, ठीक, तो ln p, और अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, pa pb है, pa से pb, और ये क्या बचेगा, p ओमेगा स्क्वायर आर टी, और p ओमेगा स्क्वायर pm भी था, राइट, pm ओमेगा स्क्वायर आर टी, मैं यहां से इसको इरेज कर देती हूँ, तो pm ओमेगा स्क्वायर आर टी, और यहाँ पे x dx का इंटीग्रेशन बन जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, राइट। अब देखो यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रही हूँ, ध्यान दे देना, ठीक। तो देखो लॉग ए है, तो लॉग ए माइनस लॉग बी क्या हो जाता है, लॉग ए अपॉन बी हो जाता है। अगर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो लॉग पी बी माइनस लॉग पी ए आएगा, तो इसको मैं डायरेक्टली अगर लिखूं तो ये बन जाएगा मेरे पास लॉग पी बी अपॉन, क्या बन जाएगा, इट विल बी ln पी बी अपॉन पी ए इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, अच्छा ये p नहीं है, p इधर जा चुका है, m ओमेगा स्क्वायर, यहाँ p नहीं है, p मैंने इधर डाउनवर्ड ले लिया था ना, p मैंने इधर ले लिया था, ठीक है। तो ये बचेगा हमारे पास m ओमेगा स्क्वायर, अगर मैंने इसमें भी लिमिट 0 से l तक पुट कर रखी है, तो ये 1/2 बचेगा m ओमेगा स्क्वायर
एल स्क्वायर अपॉन 2, राइट। एक्स की जगह एल पुट करोगे, जीरो पुट करोगे, फायदा है नहीं, तो एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 2 आर टी, राइट। तो ln को इधर ले जाओगे तो ये e की पावर में आ जाएगा, पूरा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, e की पावर, यानी एक्सपोनेंट ऑफ m ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 2 आर टी। तो pb इज इक्वल टू pa टाइम्स, तो जो 3 आर टी है तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला, तो pb इज इक्वल टू pa एक्सपोनेंशियल ऑफ m ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 2 आर टी। तो अगर ध्यान दोगे तो मैंने सिर्फ फोर्सेस को इक्वेट किया है और फिर उसको बस मैनिपुलेट करके चेंजेस कर दिए हैं कि रो को मैंने pm बाई आर टी लिखा है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि प्रेशर के टर्म में लिखना पड़ेगा, अदरवाइज इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, राइट। सो दिस वाज द क्वेश्चन, दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। Next question is, the volume of an ideal gas increases 8 times and temperature becomes, तो वॉल्यूम को ध्यान देना, वॉल्यूम 8 टाइम्स इंक्रीज कर and temperature becomes 1/4 of the initial temperature during the reversible change। तो टेम्परेचर 1/5 हो जा रहा है, यानी कि अगर हम T1 को T ले ले तो T2 कितना हो जा रहा है, T/4। सिमिलरली वॉल्यूम हमारे पास 8 टाइम्स इंक्रीज करा, अगर मैं इनिशियल वॉल्यूम को V ले लूं तो फाइनल वॉल्यूम मेरे पास 8V हो जाए। ये सब चीजें नोट कर सकते हो। इफ देयर इज नो चेंज इन हीट, देखो नो एक्सचेंज इन हीट, यहां से क्या समझ रहे हो, ये एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, एक्सचेंज इन हीट 0 होता है। देन आइडेंटिफाई द गैस, तो मुझे बताना है कि इनमें से कौन सी गैस होगी, राइट। तो हम एटॉमिसिटी से निकाल पाएंगे, अगर मैं उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लूं या गामा निकाल लूं तो उसके थ्रू हम कैलकुलेट कर बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी गैस है, करेक्ट। तो क्योंकि ये एडियाबैटिक एक्सप्रेशन है तो ये पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है। अगर मुझे टेम्परेचर और वॉल्यूम का एक्सप्रेशन गिवन है तो मुझे पता होता है कि टीवी की पावर गामा -1 ये कांस्टेंट होता है फॉर द एडियाबैटिक एक्सप्रेशन, राइट। तो अगर हम यहाँ पे लिखें तो क्या हो जाएगा, T1 V1 की पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा -1। अब वैल्यूज को पुट कर दो सिंपली, तो यहां से लिख सकते हो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 की पावर गामा -1। तो T1 T है और T2 T/4 है, तो इसको T/4 पुट करोगे, पुट कर देती हूँ मैं, T1 T है और T2 क्या है, T/4 है एंड V2 इज 8V एंड दिस इज V, पावर इज गामा -1। तो ये T गया एंड V भी गया, तो यहाँ से ये 4 आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 4 की पावर, ये गामा -1 को लेफ्ट लाओगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन गामा -1 इज इक्वल टू 8, राइट। तो अगर दोनों का बेस सेम कर दे तो यहाँ पे 4 है तो इसको हम क्या बना दे, 2 स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 की पावर 2 अपॉन गामा -1 इज इक्वल टू 2 क्यूब। 8 को 2 क्यूब लिख दिया, अब इन दोनों को इक्वेट कर दोगे तो यहाँ से सिंपली आंसर आ जाएगा 2 अपॉन गामा -1 इज इक्वल टू 3। तो बाई क्रॉस कर लोगे तो आएगा 2 इज इक्वल टू 3 गामा -3, सो 3 गामा इज इक्वल टू 5। तो यहां से मुझे गामा की वैल्यू मिल गई 5/3। तो गामा 5/3 किसका होता है, मोनोएटॉमिक का। अगर ये भी नहीं याद है तो गामा का फॉर्मूला होता है 1 + 2/f, 1 + 2/f। और जो मोनोएटॉमिक गैसेस होती है उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है क्योंकि तीनों डायरेक्शन में जा सकती है, राइट। तो अगर हम 1 + 1/3, तो 1 + 2/f होता है, क्या फॉर्मूला होता है गामा का 1 + 2/f, तो 1 + 2/3 करते हैं तो इट बिकम्स 5/3, राइट। तो ये हमें समझ आ गया गामा 5/3 से कि इट इज अ मोनोएटॉमिक गैस। तो आंसर में मोनोएटॉमिक गैस सिर्फ हीलियम है, सो द आंसर विल बी हीलियम, राइट। And this one is the last question I think, and this they are asking about RMS speed of the oxygen molecule at 47 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो RMS स्पीड ये इक्वल दी हुई है किसके, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को किस टेम्परेचर पे रखे, यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को किस टेम्परेचर पे रखे कि उसकी स्पीड और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की स्पीड सेम हो जाए। ऑक्सीजन को बोल दिया है कि 47 पे रखा है एंड हाइड्रोजन को किस पे रखना है ये बताना है, राइट। तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। तो आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला होता है √3RT/m। तो अगर हमें टेम्परेचर अलग है, मॉलिक्यूलर मास अलग है, एवरेज स्पीड सेम बोल रहे हैं, आरएमएस स्पीड क्या बोला, दोनों की इक्वल है, यानी कि दोनों का आर तो कांस्टेंट ही है, तो दोनों का √T/m इक्वेट करना है। तो √T/m फॉर हाइड्रोजन और √T/m ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो दोनों को इक्वेट कर दो। तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो मैं डायरेक्टली इसका रूट हटा देती हूँ, राइट। स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइड तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, रूट हट जाएगा। तो यानी कि बेसिकली हमें दोनों का T/m ही इक्वेट करना है, दैट्स इट। तो अगर मैं हाइड्रोजन का टेम्परेचर तो कैलकुलेट ही करना है, हाइड्रोजन का मास कितना है 2, वैसे 2/32 दिया भी है, और इसका टेम्परेचर कितना है, दैट इज 47, तो इसको केल्विन में करना पड़ता है। तो 47 में 273 ऐड कर लो, 320, सो इट इज 320 अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका 32 होता है वैसे भी,
32 तो 216 और 16 टू जा, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन 20 केल्विन। तो आंसर तुम्हें दिया है डिग्री सेंटीग्रेड में, तो यहाँ पे 273 इसमें से माइनस कर देंगे, तो 273 माइनस करोगे तो आएगा 253, माइनस का 253, राइट। तो माइनस 253 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी योर आंसर. I hope this video is helpful, and we'll see you in the next video. And the formulas I have already given here, you can note it down or just click it. All right, thank you.